कभी इंटरव्यू में ऐसा सवाल आया है जिसने दिमाग घुमा दिया हो? अगर हाँ, तो घबराइए मत, ऐसा सबके साथ होता है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त तरीके के बारे में जानेंगे जो ऐसे मुश्किल सवालों को सफलता में बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आहा, मुझे उस समय के बारे में बताएं जब ये एक ऐसा सवाल है जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के पसीने छुड़ा देता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, थोड़ा घबराना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब सवाल इतना ओपन एंडेड हो तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इंटरव्यू लेने वाला आखिर सुनना क्या चाहता है ना? तो कंपनियां ये सवाल पूछती ही क्यों हैं? इसके पीछे एक सीधा सा सिद्धांत है कि किसी ने अतीत में जैसा काम किया है वैसा ही भविष्य में भी करेगा। वो ये देखना चाहते हैं कि कोई सिर्फ बातें करता है या असल में काम करके भी दिखा सकता है। तो चलिए अब उस सीक्रेट कोड को डीकोड करते हैं जो इन सवालों का आत्मविश्वास से जवाब देने में मदद करेगा, और वो है स्टार मेथड। स्टार यानी STAR, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। S यानी सिचुएशन, मतलब कहानी का बैकग्राउंड क्या है। T यानी टास्क, आपके सामने चुनौती या लक्ष्य क्या था। A यानी एक्शन, ये सबसे जरूरी हिस्सा है कि आपने असल में किया क्या। और आखिर में R यानी रिजल्ट, आपके एक्शन से नतीजा क्या निकला। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है, वो है समय। अपने जवाब का लगभग 60% हिस्सा एक्शन पर ही होना चाहिए। यही वो जगह है जहां अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। सिचुएशन और टास्क को छोटा रखें और रिजल्ट को दमदार बनाएं। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये स्टार मेथड असल में काम कैसे करता है। हम एक स्टूडेंट का असली उदाहरण लेंगे जिससे पता चलेगा कि एक अच्छा जवाब, एक शानदार जवाब कैसे बन सकता है। और ये कोई ऐसा वैसा उदाहरण नहीं है। IIT मद्रास के एक प्रोफेसर ने इस जवाब को वास्तव में शानदार कहा था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी। तो ये रहे जवाब के पहले 2 हिस्से। सिचुएशन ये थी कि कॉलेज के अखबार का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू घट रहा था और टास्क था उस रेवेन्यू को 10% तक बढ़ाना। देखिए कितना साफ और टू द पॉइंट है। और अब आता है कहानी का हीरो, यानी एक्शन। उस स्टूडेंट ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने नए प्रमोशनल पैकेट बनाए, टीम को ट्रेन किया और यहाँ तक कि एक प्रोफेसर के साथ मिलकर ट्रेनिंग का सिलेबस भी तैयार किया। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये लीडरशिप और पहल करने की क्षमता दिखाता है। और रिजल्ट वो तो कमाल के थे। टारगेट था 10% की ग्रोथ का, लेकिन उन्होंने हासिल की पूरे 20% की ग्रोथ। मतलब उन्होंने उम्मीदों को सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि उससे दोगुना काम करके दिखाया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 5 पुराने एडवर्टाइजर्स को भी वापस कंपनी से जोड़ लिया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये खोए हुए भरोसे को फिर से बनाने की बात है। तो ऐसी ही दमदार कहानी आखिर बनाई कैसे जाए? चलिए अब अपनी खुद की स्टार स्टोरीज तैयार करने की कला सीखते हैं। स्टार मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक मास्टर की तरह है। चाहे टीम वर्क पर सवाल हो, कस्टमर सर्विस पर या प्रेशर में काम करने पर, ये फ्रेमवर्क हमेशा काम आता है। जरा सोचिए, आपके अपने अनुभव इनमें से किन कैटेगरीज में फिट बैठते हैं? फर्क बिल्कुल साफ है। बिना तैयारी के जवाब अक्सर गोलमोल और बिना किसी सबूत के होते हैं। वहीं एक स्टार जवाब एकदम सटीक, बना बनाया और ठोस नतीजों पर आधारित होता है। ये एक ऐसी कहानी सुनाता है जो सुनने वाले को याद रह जाती है। तो तैयारी शुरू करने के लिए ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप का प्लान। पहला, अपने करियर के 5-6 सबसे शानदार पलों की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, उन पलों को नंबरों में बदलिए, नतीजों को गिनने लायक बनाइए। और तीसरा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इन कहानियों को तब तक सुनाइए जब तक ये आपकी जुबान पर ना चढ़ जाएं। अगर ये लगता है कि तैयारी इतनी भी जरूरी नहीं, तो एक बार फिर सोचिए। टॉप MBA स्टूडेंट्स अपने पूरे 2 साल सिर्फ इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस में बिताते हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है और जीतता वही है जो तैयार होता है। आखिर में ये सब कुछ कॉन्फिडेंस का ही खेल है। स्टार मेथड सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये घबराहट को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस में बदलने का जरिया है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। जब तैयारी पक्की होती है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। प्रैक्टिस से ही वो आत्मविश्वास आता है जिसकी जरूरत सफलता के लिए होती है। तो अब एक्शन लेने की बारी है। आज ही अपनी पहली स्टार कहानी के बारे में सोचिए। वो कौन सा अनुभव है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जा सकता है? अपनी सफलता की कहानी लिखने का समय अब। सोचिए, आप एक मुश्किल इंटरव्यू में बैठे हैं
ये सिर्फ सवालों के जवाब देने की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक मौका है, ये साबित करने का कि इस नौकरी के लिए आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। और फिर अचानक से वो सवाल आता है, वो क्लासिक सवाल, अच्छा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताइए। यकीन मानिए, ये सवाल अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को फंसा देता है। तो इसका सही जवाब है क्या? देखिए, सबसे अच्छा जवाब कोई गलती मानना नहीं है, ये तो एक स्ट्रैटेजी है। आज हम यही समझेंगे कि इंटरव्यू को एक टेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह कैसे देखा जाए। ये अपने भविष्य पर बात करने का मौका है, पिछली गलतियों को गिनाने का नहीं। तो चलिए इस इंटरव्यू की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। आज हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले अपनी कहानी को डिफाइन करना, फिर यह साबित करना कि आप ही बेस्ट फिट हैं। इसके बाद मुश्किल सवालों का सामना कैसे करें, फिर अगर कोई टेक्निकल सवाल ना आए तो क्या करें, और आखिर में डील पक्की कैसे करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, और इसकी शुरुआत होती है इंटरव्यू के शायद सबसे आम सवाल से। मुझे अपने रिज्यूमे के बारे में बताइए। पता है अक्सर रिक्रूटर ये सवाल क्यों पूछता है? बस थोड़ा टाइम निकालने के लिए, ताकि वो आपका रिज्यूमे पढ़ सके। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाने की गलती मत कीजिएगा। इसके बजाय सिर्फ उन उपलब्धियों और स्किल्स पर फोकस करें जो इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहां बात सिर्फ ये दिखाने की नहीं है कि आपके पास सही स्किल्स हैं, नहीं, यहां पर यह साबित करना है कि आप ही इस कंपनी और इस रोल के लिए बने हैं, मतलब एकदम परफेक्ट फिट हैं। अब स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो शायद आपको चौंका दे, लेकिन जॉब सर्च में ये एक ऐसे बहुत बड़े मौके की तरफ इशारा करता है जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है कि 1% से भी कम लोग इंटरव्यू से पहले उस कंपनी में किसी से नेटवर्किंग करते हैं। सोचिए, अगर आप इंटरव्यू से पहले कंपनी के किसी कर्मचारी से बात कर लेते हैं तो आप तुरंत बाकियों से कितना आगे निकल जाते हैं। ये दिखाता है कि आप इस मौके को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो अपनी असली दिलचस्पी कैसे दिखाएं? कंपनी की स्ट्रैटेजी पर बात करके, उसकी तिमाही या सालाना रिपोर्ट से कुछ पॉइंट्स उठाकर, या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस पर चर्चा करके। जब आप ये सब करते हैं तो आप ये साबित कर देते हैं कि आपने वो होमवर्क किया है जो 99% लोग नहीं करते। यहीं आपका असली जुनून नजर आता है। सीधी सी बात है, आपको रिक्रूटर को ये महसूस कराना है कि बस मेरी तलाश यहीं खत्म होती है। उन्हें लगना चाहिए कि आप ही वो उम्मीदवार हैं जिसे वो ढूंढ रहे थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुश्किल सवालों का सामना करना। ये वो सवाल हैं जो अक्सर परेशान करने के लिए ही पूछे जाते हैं, जैसे आपकी कमजोरियों या आपकी पिछली नाकामियों के बारे में। पहले ये समझिए कि रिक्रूटर का असली मकसद क्या है। जब वो आपकी कमजोरी के बारे में पूछते हैं तो वो ये नहीं जानना चाहते कि आप परफेक्ट हैं या नहीं। वो तो बस रेड फ्लैग्स ढूंढ रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप खुद को ठीक से जानते हैं और कहीं आप में कोई ऐसी बड़ी कमी तो नहीं जो आगे चलकर इस जॉब के लिए मुसीबत बन जाए। और यहीं पर कई लोग खुद अपना खेल बिगाड़ लेते हैं। वो या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या फिर कोई ऐसी कमजोरी बता देते हैं जो उस नौकरी की मेन स्किल से जुड़ी हो। मतलब ये तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रोथ स्टोरी फ्रेमवर्क। मतलब अपनी हर कमजोरी या नाकामी को एक कहानी की तरह पेश करें। एक ऐसी कहानी जिससे ये पता चले कि आपने उस अनुभव से कुछ सीखा और खुद को बेहतर बनाया। बहुत सिंपल है। पहले सिचुएशन बताइए, फिर चैलेंज क्या था वो बताइए, फिर आपने उसे ठीक करने के लिए क्या एक्शन लिया, और आखिर में उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकला। अच्छा, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, टेक्निकल सवालों को कैसे हैंडल करें। जरा सोचिए, आपसे कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछा गया जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, दिमाग एकदम ब्लैंक। अब क्या करें? देखिए, सबसे जरूरी है कि घबराना नहीं है। चुप रहने या ये कहने के बजाय कि मुझे नहीं पता, उस सवाल को एक बातचीत में बदल दीजिए। आप कुछ और सवाल पूछकर उसे और क्लियर कर सकते हैं, अपनी सोच बता सकते हैं, या फिर ये समझा सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, भले ही आपको फाइनल जवाब ना पता हो। हमेशा याद रखिए, रिक्रूटर को सही जवाब से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी होती है कि आप प्रॉब्लम को तोड़ते कैसे हैं, मतलब आप सोचते कैसे हैं। आपका सोचने का तरीका आपके फाइनल जवाब से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, डील पक्की करना।
इंटरव्यू का ये आखिरी हिस्सा आपकी छाप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। जब रिक्रूटर पूछता है क्या आपके कोई सवाल हैं हमारे लिए, तो प्लीज कंपनी का कल्चर कैसा है जैसे आम सवाल मत पूछिएगा। ये आपका आखिरी मौका है। इसके बजाय कंपनी की स्ट्रैटेजी से जुड़ा कोई गहरा सवाल पूछिए, कुछ ऐसा जिससे आप एक यादगार असर छोड़ सकें। और हाँ, सैलरी पर बात करना ये एक शतरंज के खेल जैसा है। आपका लक्ष्य इस बातचीत को जितना हो सके उतना टालना है। अगर आपने शुरू में ही कोई नंबर बोल दिया तो हो सकता है आप प्रोसेस से बाहर हो जाएं। सीधी बात है, जब तक कंपनी आपको ऑफर देने के लिए तैयार नहीं है तब तक आपके पास मोलभाव करने की ताकत नहीं होती। तो अगर आपसे इंटरव्यू की शुरुआत में ही सैलरी के बारे में पूछा जाए तो आप बस ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसे कॉम्पेंसेशन पैकेज की उम्मीद कर रहा हूं जो इस रोल के लिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से सही हो। ये जवाब इस सवाल को टालने का एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। तो याद रखें, आपका अगला इंटरव्यू कोई इम्तिहान नहीं है, ये एक मौका है, अपनी कहानी सुनाने का मौका। तो क्या आप अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हैं? तो कैंपस इंटरव्यू में कामयाबी कैसे पाएं? देखिए, ये सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं है, ये है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। चलिए आज एक ऐसे ही रोड मैप को समझते हैं जो किसी को भी उसकी सपनों की नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। सबसे पहले जरा मुकाबले को समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। कई जॉब पोस्टिंग के लिए एक सिंगल पोस्ट पर 2000 से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। सोचिए जरा। अब इतनी बड़ी भीड़ में सबसे अलग दिखना है तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। एक बहुत ही स्मार्ट, सोची समझी रणनीति चाहिए होगी। तो ये कैसे किया जा सकता है? आइए देखते हैं। तो हमारे इस रोड मैप का सबसे पहला पड़ाव है अपनी बुनियाद को पक्का करना, और ये बुनियाद टिकी है 2 चीज़ों पर, स्किल्स और उन स्किल्स को रेज्यूमे पे दिखाने का तरीका। अक्सर लगता है कि इंटरव्यू की पहली रुकावट कोई इंसान होगा, पर असल में वो एक मशीन होती है। इसका नाम है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या ATS। ये एक सॉफ्टवेयर है जो जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को आपके रेज्यूमे में ढूंढता है। अगर कीवर्ड्स मैच नहीं हुए तो आपका रेज्यूमे शायद किसी इंसान तक पहुंचेगा ही नहीं। तो एक कामयाब और एक नाकामयाब रेज्यूमे में क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक अच्छा रेज्यूमे हमेशा उस खास जॉब के लिए बनाया जाता है, जबकि एक जेनरिक रेज्यूमे जिसे सब जगह भेज दिया जाता है उसे ATS तुरंत रिजेक्ट कर देता है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि अपनी स्किल्स को जॉब के लिए तैयार कैसे करें। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है स्किल गैप एनालिसिस। ये 3 आसान स्टेप्स की एक प्रोसेस है जिससे कोई भी अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकता है। अक्सर लोग कवर लेटर को बस एक फॉर्मेलिटी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ रिक्रूटर्स तो रेज्यूमे से पहले कवर लेटर पढ़ते हैं। ये अपनी कहानी बताने और अपना पैशन दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। चलिए, अब बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब वक्त है स्ट्रैटेजी बनाने का। इसमें दूर की सोच और सही कंपनी का चुनाव बहुत मायने रखता है। ये बात बहुत गहरी है, सोचिए जरा। आपकी पहली नौकरी आपके पूरे करियर की दिशा तय कर सकती है। तो क्या जो पहला ऑफर मिले उसे ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुककर सोच समझकर फैसला करना चाहिए? किसी कंपनी के बारे में गहराई से जानने के लिए ये कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं। देखिए, मकसद सिर्फ कुछ फैक्ट्स रटना नहीं है, मकसद है उस सेक्टर का एक्सपर्ट बनना। जब आप एक एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं ना, तो उसका असर ही कुछ और होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, सिर्फ सैलरी के आंकड़ों में नहीं उलझना है। कंपनी के कल्चर पर रिसर्च करना उतना ही ज़रूरी है, वरना बर्नआउट हो सकता है। और याद रखिए, एक अच्छी सैलरी खराब वर्क लाइफ बैलेंस की भरपाई कभी नहीं कर सकती। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, इंटरव्यू वाले दिन। तैयारी कैसी है? आइए तैयारी से लेकर परफॉर्मेंस तक हर पहलू पर बात करते हैं। देखिए, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस किसी के पास पैदाइशी नहीं होता। ये आता है पक्की तैयारी और ढेर सारी प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस परफेक्शन लूप एक साइकिल की तरह है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। अब एक ऐसी टिप जो शायद किसी को पता नहीं होगी। इंटरव्यू में एक चीट शीट ले जाना बिल्कुल ठीक है। अरे, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप कितने तैयार होकर आए हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। 2 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती हैं। एक, थैंक यू नोट भेजना। ये इतना छोटा सा काम है, पर यकीन मानिए 5% से भी कम लोग ऐसा करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने रोड मैप के आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, ऑफर्स और रिजेक्शन।
इन दोनों सिचुएशंस को ग्रेसफुली यानी सलीके से कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं। किसी ऑफर को मना करना ये बहुत मुश्किल लग सकता है, पर इसे भी सलीके से करने का एक तरीका होता है। सिर्फ एक ईमेल भेजने की बजाय फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए, ये ज्यादा सम्मानजनक लगता है। और हमेशा भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखिए। ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। आज जो रिक्रूटर सामने बैठा है, क्या पता कल वो आपकी ड्रीम कंपनी में हो। प्रोफेशनल दुनिया असल में बहुत छोटी होती है। रिजेक्ट होना किसी को अच्छा नहीं लगता और अक्सर लोग इसे दिल पर ले लेते हैं, पर एक बात समझनी होगी, यह हमेशा आपके बारे में नहीं होता। भर्ती के फैसलों पर कई बाहरी चीजों का असर पड़ता है। तो वो क्या वजह हो सकती हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है? हो सकता है कंपनी के बजट में कटौती हो गई हो, या उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई हो, या फिर अचानक से हायरिंग रोक दी गई हो। इन बातों को समझना हमें निराश होने से बचाता है। और आखिर में जरा इस कहानी के बारे में सोचिए। पालो अल्टो नेटवर्क्स के आज के सीईओ को अपनी पहली नौकरी मिलने से पहले सैकड़ों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। तो रिजेक्शन अंत नहीं है, ये तो बस सफर का एक हिस्सा है। सवाल ये है कि अगली बार जब कोई नाकामी सामने आए तो क्या उसे बस एक अंत मान लिया जाएगा, या उसे कामयाबी की अगली सीढ़ी बनाया जाएगा। नमस्कार। आज हम रिज्यूमे और इंटरव्यू की छोटी-मोटी बातों से आगे बढ़कर एक सफल और लंबे करियर की बड़ी तस्वीर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है ना? क्योंकि करियर में सक्सेस के जो पुराने तौर तरीके थे, वो शायद अब उतने कारगर नहीं हैं। हमें एक नए नजरिए की, एक नए मैप की जरूरत है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 35 साल पहले। दुनिया कुछ ऐसी दिखती थी। ग्लोबल वर्किंग पॉपुलेशन में चीन और यूरोप का दबदबा था, और आर्थिक शक्ति भी ज्यादातर इन्हीं जगहों पर थी। और अब जरा 2050 का प्रोजेक्शन देखिए, पूरी कहानी पलट गई है। जहां वेस्ट और चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी होने वाली है। मतलब इतिहास में ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जो इतने बड़े डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं ना, इनका असर सिर्फ आबादी के आंकड़ों पर नहीं है, ये तो नौकरियों का पूरा भविष्य बदल रहे हैं कि किस तरह की जॉब्स होंगी और किसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। देखिए, एक तरफ था 20वीं सदी का फैक्ट्री मॉडल, जहां एक कर्मचारी समझिए मशीन का एक पुर्जा था जिसे आसानी से बदला जा सकता था। और दूसरी तरफ है आज का एक्सपर्ट मॉडल, जहां गहरी विशेष नॉलेज की डिमांड है। अब हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने से काम नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल साफ है। ऑटोमेशन और एआई के इस दौर में स्पेशलाइजेशन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीधी सी बात है, जो काम कोई भी कर सकता है वो बहुत जल्द मशीनें करने लगेंगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नई इकोनॉमी में कोई इंडिस्पेंसेबल, मतलब एक ऐसा जरूरी एक्सपर्ट कैसे बने जिसे रिप्लेस करना ही मुश्किल हो। इसको समझने के लिए चलिए एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। 4 साल अंडरग्रेड, फिर 4 साल एमडी, फिर 5 साल की रेजिडेंसी, और उसके बाद भी 2-3 साल की फेलोशिप। ये जो सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग है ना, ये एक ऐसी एक्सपर्टीज बनाती है जिसे कोई एआई या कोई और आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। इसे ही कहते हैं हाई बैरियर्स टू एंट्री। तो पॉइंट क्या है? सीधा सा हिसाब है। एजुकेशन में जितना ज्यादा वक्त लगेगा, स्किल्स उतनी ही वैल्यूएबल बनेंगी, और ऑटोमेशन से जॉब जाने का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट बनना है, पर एक्सपर्ट बनने का मतलब सिर्फ कोई मुश्किल फील्ड चुन लेना नहीं है। वो चीज आपके पर्सनल ड्राइव, आपके पैशन, आपकी दिलचस्पी से भी जुड़ी होनी चाहिए। देखिए, हमारे दिमाग में करियर को लेके कुछ पुरानी बातें बैठी हुई हैं जो अब बिल्कुल भी काम की नहीं है। जैसे कि एक नौकरी जिंदगी भर चलेगी, या रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, या बस 28 की उम्र तक पढ़ लिया तो काफी है, या एमबीए पीएचडी कर लिया तो सक्सेस पक्की है। ये सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो अगर पुराने नियम काम नहीं करते तो नया फ्रेमवर्क क्या है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है धर्म का, और हम इससे किसी धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की तरह देख रहे हैं, अपना सही रास्ता खोजने के लिए। चलिए इसको 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहला है कर्म, यानी हार्डवर्क, बस अपना काम करते जाना। दूसरा है उत्साह, मतलब वो काम जिसमें मजा आए, पैशन हो। और तीसरा है सत्व, यानी उस काम का समाज पर कोई पॉजिटिव असर पड़े। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ उदाहरण है। एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसे $5 लाख की ट्रेडिंग जॉब का ऑफर मिला, सोचिए, लेकिन उसने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? बर्कले से पीएचडी करने के लिए। उसने शॉर्ट टर्म पैसे के ऊपर लॉन्ग टर्म एक्सपर्टीज को चुना।
यही है वो धर्म वाली सोच। तो चलिए अब इस पर्सनल जर्नी को वापस दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये जो एक्सपर्ट स्किल्स हैं ये सबसे ज्यादा मौके कहाँ देंगी। 2050 में दुनिया की इकोनॉमी कैसी दिखेगी, इसका एक अनुमान देखिए। हाँ, चीन और अमेरिका सबसे बड़े होंगे, लेकिन असली कहानी देखिए भारत की। आज करीब $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $22 ट्रिलियन तक पहुंचना, ये जो ग्रोथ है ना, यही सबसे बड़ा अवसर है। अब जरा इस ग्रोथ की स्पीड को महसूस कीजिए। भारत को अपनी जीडीपी में पहला $1 ट्रिलियन जोड़ने में 60 साल लग गए। सोचिए, 60 साल। लेकिन उसके बाद दूसरा ट्रिलियन जोड़ने में लगे सिर्फ 8 साल। रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी। और अब अनुमान है कि चौथा ट्रिलियन जुड़ने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। सिर्फ 3 साल। ये जो रफ्तार में तेजी है, ये अविश्वसनीय है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, भविष्य की दुनिया का अतीत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक जबरदस्त बूम, एक बहुत बड़ी तेजी आ रही है, खासकर भारत जैसी जगहों पर। तो सवाल यही है, ये उछाल यही है। और जब इसके बारे में बात होगी तो पूछा जाएगा, आप क्या कर रहे थे? क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम सब हर वक्त एक खामोश गुफ्तगू में लगे रहते हैं? ये एक ऐसी जबान है जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ इशारे होते हैं। और कमाल की बात ये है कि हम ये इशारे बिना सोचे समझे भेजते भी हैं और समझते भी हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जब हम कुछ बोल नहीं रहे होते, तब भी हमारा शरीर कौन से संदेश भेज रहा होता है। देखिए, असल में होता यह है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो एक सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह काम करता है। किसी से मिलते ही कुछ ही सेकंड के अंदर ये सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को स्कैन कर लेता है और एक राय बना लेता है। और ये सब हमारे जाने बिना हमारे अवचेतन में हर पल चलता रहता है। तो चलिए आज इसी खामोश गुफ्तगू के राज खोलते हैं। हम देखेंगे कि हमारा चेहरा क्या बताता है, हमारे हाथों में कितनी ताकत है, हमारे खड़े होने का अंदाज क्या कहता है, और इन सब को मिलाकर एक इंटरव्यू में कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। शुरुआत करते हैं चेहरे से, क्योंकि पहली छाप तो यहीं से बनती है। हमारा चेहरा एक खुली किताब की तरह है, जो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि चेहरे के छोटे छोटे भाव भी सामने वाले के मन में हमारी एक बड़ी छवि बना देते हैं। जैसे अगर किसी का सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ हो और नजरें नीचे देख रही हों, तो ये अहंकार का संकेत लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर होठ सिकुड़े हुए हैं और कोई एकटक घूर रहा है, तो ये एक आलोचनात्मक रवैया दिखा सकता है। ठीक इसी तरह एक सच्ची खुली मुस्कान और सीधी नजरें मिलाकर बात करना, ये तुरंत भरोसे का एक पुल बना देता है। लेकिन इसके उलट अगर चेहरे पर मुस्कान ना हो और नजरें बार बार इधर उधर भटक रही हों, तो ये शक पैदा कर सकता है। अच्छा, चेहरे के बाद आते हैं हमारे हाथ। बातचीत में इनका रोल बहुत जबरदस्त है। असल में हमारे हाथों के इशारे अपने आप में एक पूरी भाषा हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन पाम की, मतलब जब हथेलियां खुली और ऊपर की तरफ हों। ये अनजाने में ही ईमानदारी और भरोसे का सिग्नल देता है। ये एक तरह से कहता है, देखो मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जब हाथ मिलाकर ये दिखाया जाता था कि हाथ में कोई हथियार नहीं है। और इसकी ठीक उलट है डाउनवर्ड पाम, जब हथेली नीचे की ओर हो। इसे अक्सर कंट्रोल करने की कोशिश या हावी होने के तौर पर देखा जाता है, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये है प्रिसिजन ग्रिप। इसमें अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे को छूते हैं, जैसे हम कोई छोटी सी चीज पकड़ रहे हों। जब कोई मुश्किल या बारीक बात समझाई जा रही हो, तो ये इशारा दिखाता है कि बोलने वाले को अपनी बात पर पूरा कंट्रोल है। ये आत्मविश्वास का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और फिर आता है पावर ग्रिप, यानी मुट्ठी बांधना। अब जाहिर है ये देखने में थोड़ा आक्रामक या धमकी भरा लग सकता है। इससे एक ऐसा संदेश जाता है जैसे कोई हमला करने के लिए तैयार है, इसलिए इंटरव्यू जैसी जगह पर तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अगला है लोअर्ड स्टीपल, जहां दोनों हाथों की उंगलियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। ये इशारा बताता है कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है और साथ ही बहुत ध्यान से सामने वाले की बात सुन रहा है। ये कंट्रोल और एकाग्रता का एक बहुत मजबूत संकेत है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है। खुली हथेलियां भरोसा बनाती हैं, जबकि बंद हाथ दीवारें खड़ी करते हैं। चलिए अब चेहरे और हाथों से आगे बढ़ते हैं और पूरे शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर की बात करते हैं। हमारा शरीर
हर पल एक रेडियो स्टेशन की तरह कोई ना कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। कई बार हम आत्मविश्वास से भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमारी घबराहट जाहिर कर देता है। जैसे कि हाथ बांध लेना, या पैर क्रॉस करके बैठना, या फिर बोलते हुए नीचे देखना। ये सब अनजाने में ही हमारे और सामने वाले के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और इसके ठीक उलट आत्मविश्वास भरे सिग्नल बहुत खुले होते हैं, जैसे हाथ खुले रखना, शरीर को खुला रखना, मतलब हाथ पैर क्रॉस न करना, लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखना और सीधा बैठना। इससे ईमानदारी और सहजता का संदेश जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एक इंटरव्यू जैसी जरूरी सिचुएशन में इन सब का इस्तेमाल कैसे करें। इंटरव्यू से पहले अगर घबराहट हो तो ये 4-4-4 रिलैक्सेशन तकनीक बहुत काम आती है। बस 4 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड के लिए उसे रोक कर रखिए और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे उसे छोड़िए। जब तक शांत महसूस न हो, इसे करते रहिए। तो इंटरव्यू में क्या क्या करना है? 1. आई कांटेक्ट बनाए रखना है, इससे ईमानदारी झलकती है। 2. खुली हथेलियों का इस्तेमाल करना है ताकि भरोसा बने। 3. सीधे बैठकर थोड़ा सा आगे की ओर झुकना है, ये दिखाता है कि आप बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी टिप, जब आप कमरे से बाहर निकलें तो इंटरव्यूअर की तरफ चेहरा करके निकलें। ये एक ज़बरदस्त पॉजिटिव लास्ट इम्प्रेशन छोड़ता है। और हाँ, कुछ चीज़ों से तो बिल्कुल बचना है, जैसे कभी भी उंगली से इशारा मत कीजिए, ये बहुत आक्रामक लगता है। घबराहट में कुर्सी या मेज़ को कसकर मत पकड़िए। बालों या चेहरे से खेलने से बचिए, क्योंकि ये आपकी बेचैनी दिखाता है। और सबसे ज़रूरी, हाथ या पैर क्रॉस करके एक डिफेंसिव दीवार मत बनाइए और नीचे तो बिल्कुल मत देखिए। तो आखिर में बात यह है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अब सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सालों की मेहनत, टेक्निकल स्किल्स, ये सब तो ठीक है, पर ऑफिस में कामयाबी का असली राज वो कुछ और ही है। ये उन अलिखित नियमों के बारे में है जो असल में तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। तो सवाल यही उठता है ना, कि डिग्री तो हाथ में है, पर कॉर्पोरेट की दुनिया में सच में सफल होने के लिए और क्या चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये रही हमारी प्लेबुक। हम 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में मास्टर कैसे बने, मीटिंग्स को इफेक्टिव कैसे बनाएं, फीडबैक देने की कला क्या है, अपना इन्फ्लुएंस कैसे बनाएं, और हाँ, पहले ही दिन से सफलता की नींव कैसे रखें। तो चलिए, प्लेबुक का पहला नियम, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना। देखिए, हम अक्सर इस पर ध्यान देते हैं कि क्या कहना है, पर कैसे कहना है ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही चैनल चुनना, मतलब सही तरीका, आपकी बात बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत काम की है। इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये भी बताया गया है कि कौन सा तरीका किस सिचुएशन में और किसके लिए सबसे अच्छा है। मतलब अगर कोई छोटी मोटी अर्जेंट बात है तो फट से एक IM कर दिया, लेकिन कोई फॉर्मल बात है या कुछ डॉक्यूमेंट करना है तो भाई ईमेल ही सही रास्ता है। पूरी बात ऑडियंस को समझने की है। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। पहला वाला ईमेल, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बड़ा वेग है ना, इसे तो कोई भी इग्नोर कर देगा। लेकिन दूसरा ईमेल देखो, सब्जेक्ट लाइन एकदम क्लियर है, अर्जेंट फीडबैक रिक्वायर्ड बाय EOD। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसे क्या करना है और कब तक करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं और काम भी फटाफट होगा। अच्छा, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद हम सब परेशान रहते हैं, मीटिंग्स। अक्सर लगता है ना कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करके हम इन्हीं मीटिंग्स को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देखिए, सारा खेल तैयारी का है। मीटिंग में घुसने से पहले बस ये 3 काम करने हैं। पहला, पिछली मीटिंग में क्या हुआ था उस पर एक नज़र डाल लो। दूसरा, इस मीटिंग का मकसद क्या है, क्लियर गोल सेट करो। और तीसरा, एजेंडा और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबको पहले ही भेज दो। ये छोटा सा फॉर्मूला मीटिंग को भटकने से बचाता है। और मीटिंग के दौरान सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना काफ़ी नहीं है, एक्टिवली सुनना बहुत ज़रूरी है। मतलब लैपटॉप बंद करके ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, और अगर कोई चुपचाप बैठा है तो उसे भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करो। इससे पता चलता है कि आप पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल स्किल पर, फीडबैक देने की कला। देखिए, सही तरीके से दिया गया फीडबैक किसी का करियर बना सकता है, और गलत तरीका, वो रिश्ते खराब कर सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए।
इसके लिए ना एक बहुत ही फेमस और इफेक्टिव टेक्निक है जिसे कहते हैं सैंडविच मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्रिटिक को यानी जो सुधार की बात है उसे दो पॉजिटिव बातों के बीच में सैंडविच कर देते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले के लिए उसे एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले किसी अच्छी बात से शुरू करो, मतलब सच्ची तारीफ करो। फिर बीच में कामली अपनी बात रखो, जो सुधार की गुंजाइश है वो बताओ। और आखिर में एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करो, उसे एनकरेज करो। इससे कोई डिफेंसिव नहीं होता और सुधार के लिए मोटिवेट होता है। सोचिए, किसी के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, पर अगर वो दूसरों को उसके लिए कन्विंस ही नहीं कर पाया तो उस आइडिया का क्या फायदा? यहीं पर आता है हमारा नियम नंबर 4, अपना इन्फ्लुएंस कैसे बनाएं, अपने आइडियाज को मनवाएं कैसे। अब देखिए, किसी भी ऑफिस में जब भी कोई नया आइडिया आता है ना, तो मोटे तौर पे 3 तरह के लोग होते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर की टेकअवे क्या है? यही कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच काम नहीं करता। अपनी स्ट्रैटेजी को ऑडियंस के हिसाब से बदलना होगा। जो हमेशा शक करते हैं उन्हें बताओ कि एक्शन ना लेने का नुकसान क्या है, और जो लोग नए आइडियाज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बनाओ। और अब हमारा आखिरी नियम, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी है। ये बाकी सभी नियमों की फाउंडेशन है, आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट। क्योंकि सफलता की कहानी वो पहले दिन से ही सही सोच के साथ शुरू होती है। ये लिस्ट सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, ये कैसा बनना है के बारे में है। सिंसियर और एंथुजियास्टिक होना, भरोसेमंद होना, मतलब जो कहा वो किया, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, यही वो क्वालिटीज हैं जो किसी को भी एक वैल्यूएबल टीम मेंबर बनाती हैं। तो ये प्लेबुक अब तैयार है, करियर की शुरुआत आज से हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या साबित करना है? तो पीएचडी खत्म हो गई, सालों की मेहनत के बाद डिग्री हाथ में है, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एकेडमिया यानी शिक्षा की दुनिया में रहा जाए या फिर इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी के भी पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, डॉक्टरेट तो हो गई, पर अब आगे क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर पीएचडी ग्रेजुएट के मन में आता है, और आज की हमारी ये पूरी पड़ताल बस इसी दुविधा के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सैलरी और आज़ादी के बीच के चुनाव को समझेंगे, फिर एकेडेमिया और इंडस्ट्री, इन दोनों के करियर रास्तों पर एक गहरी नज़र डालेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे ये दोनों दुनियाएं अब एक दूसरे के करीब आ रही है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, इस बदलते दौर में, खासकर एआई के आने के बाद, अपनी पीएचडी को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी दुविधा से, सैलरी या फिर काम करने की आज़ादी। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है अपने करियर के भविष्य के बारे में सोचने के लिए। जरा इस स्लाइड को देखें। ये करियर के रास्तों को 2 पैमानों पर रखता है। एक तरफ है सैलरी और दूसरी तरफ है क्रिएटिव फ्रीडम, यानी काम की आज़ादी। अब देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्री, वहाँ सैलरी तो ज़बरदस्त होती है, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी आज़ादी थोड़ी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सैलरी शायद उतनी ना हो, लेकिन अपने मनपसंद टॉपिक पर रिसर्च करने की पूरी आज़ादी मिलती है। और जो सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ सैलरी और आज़ादी दोनों ही बीच के स्तर पर होते हैं। और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना कुछ शुरू करना, यहाँ शुरुआत में तो सैलरी कम और आज़ादी भरपूर होती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, मार्केट की ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ता है और वो शुरुआती आज़ादी थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए अब पहले रास्ते को, यानी एकेडमिया के मार्ग को जरा और करीब से देखते हैं। ये प्रोफेसर बनने का एक कह सकते हैं लंबा और तयशुदा रास्ता है। अगर हम मिसाल के तौर पर अमेरिका के एकेडमिक सिस्टम को देखें तो ये किसी मैराथन से कम नहीं है। पीएचडी के बाद 3 से 5 साल और कभी-कभी तो इससे भी ज़्यादा पोस्टडॉक करना पड़ता है। ये एक तरह का वेटिंग पीरियड है। इसके बाद कहीं जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है, जहां 6 साल की एक घड़ी शुरू हो जाती है। इन 6 सालों में खुद को साबित करना होता है ताकि टेन्योर यानी परमानेंट नौकरी मिल सके। टेन्योर मिलने पर आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर फुल प्रोफेसर। और पता है, ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल हो सकता है।
अमेरिका में पोस्ट डॉक्स को अक्सर बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, लगभग मिनिमम वेज के आसपास। सच कहें तो गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। ये इस रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है। लेकिन भारत में सिचुएशन थोड़ी अलग है और कह सकते हैं कि थोड़ी सीधी भी। यहाँ अगर पीएचडी अच्छी है तो अक्सर लंबे पोस्टडॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधे फैकल्टी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो परमानेंट होने का प्रोसेस है वो भी अमेरिका की तरह 6 साल लंबा और स्ट्रेसफुल नहीं होता, बल्कि कुछ ही सालों में पूरा हो जाता है। और एक और बड़ी बात, यहाँ आपके काम को सिर्फ रिसर्च से नहीं आंका जाता, बल्कि आपकी टीचिंग और दूसरे योगदानों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। तो आखिर एक प्रोफेसर करता क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, पर ये आधा सच है। असल में एक प्रोफेसर के काम के 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहला, टीचिंग, जो सब जानते हैं। दूसरा, रिसर्च, यानी नई चीजें खोजना, नया ज्ञान बनाना। और तीसरा, जो अक्सर किसी को दिखता नहीं, वो है सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिपार्टमेंट की मीटिंग्स लेना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, पेपर्स रिव्यू करना। ये सब भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे बड़े रास्ते की ओर, इंडस्ट्री की करियर लैडर। देखते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में क्या होता है। इंडस्ट्री में खासकर पीएचडी वालों के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला है पीपल एंड बिजनेस ग्रोथ का रास्ता, मतलब आप एक रिसर्च इंजीनियर के तौर पर शुरू करते हैं, फिर टीम लीड, मैनेजर, डायरेक्टर और फिर वीपी तक पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता है इंडिविजुअल टेक्निकल ग्रोथ का। यहां आप एक वैज्ञानिक के तौर पर ही आगे बढ़ते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट से सीनियर साइंटिस्ट, फिर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और आखिर में आर्किटेक्ट या फेलो बनते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये दोनों रास्ते बराबर नहीं है, पता है। टॉप लेवल के टेक्निकल आर्किटेक्ट पदों के मुकाबले डायरेक्टर लेवल के पद लगभग 20 गुना ज्यादा होते हैं। सोचिए, 20 गुना। इससे पता चलता है कि सिर्फ टेक्निकल रास्ते पर टॉप तक पहुंचना कितना मुश्किल और कॉम्पिटिटिव है। और बस यही वजह है कि ज्यादातर लोग करियर में एक पॉइंट पर आकर टेक्निकल रास्ते से मैनेजमेंट वाले रास्ते पर स्विच कर जाते हैं, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के और मौके मिले। तो इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है, लोगों को मैनेज करना और बिजनेस को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अब तक तो हमने इन दोनों दुनियाओं को, एकेडेमिया और इंडस्ट्री को, अलग अलग देखा, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि इनके बीच की लकीरें अब धुंधली हो रही हैं। इस बदलाव का एक बहुत दिलचस्प पहलू ये है कि अब प्रोफेसर भी बिजनेसमैन बन रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, खासकर भारत में। आईआईटी मद्रास जैसे रिसर्च पार्कों में कई प्रोफेसर अब अपनी रिसर्च को लैब से निकालकर मार्केट में लाने के लिए खुद की कंपनियां शुरू कर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इंडस्ट्री भी अब यूनिवर्सिटीज में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। जब इंडस्ट्री को किसी खास, बहुत ही नीश स्किल की जरूरत होती है, जैसे कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के टाइम हुआ था, तो कंपनियां पूरी की पूरी लैब को ही हायर कर लेती हैं। मतलब प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स सबको उठाकर इंडस्ट्री में ले आती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच अब एक 2-वे स्ट्रीट बन चुकी है। एक तरफ खास स्किल्स और दूसरी तरफ रिसर्च को पैसे में बदलने की चाहत। इन दोनों ने इन 2 दुनियाओं को इतना करीब ला दिया है जितना पहले कभी नहीं था, और इससे करियर के कई नए हाइब्रिड मौके भी बन रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। इस बदलती दुनिया में और खासकर एआई के इस दौर में अपने डॉक्टरेट को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए, एक सिक्योर और कीमती करियर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब एक शब्द में है, डीप स्पेशलाइजेशन, मतलब गहरी विशेषज्ञता। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसे नीश टेक्निकल स्किल्स और ऐसे क्रिएटिव रिसर्च बेस्ड आइडियाज हों जिन्हें एआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए भी कॉपी करना या रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो। तो सबसे बड़ी सीख यही है, आपके स्किल्स जितने ज्यादा खास होंगे, जितने ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे और उन्हें बदलना जितना मुश्किल होगा, आपका करियर उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। और ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे आप एकेडेमिया में हो या इंडस्ट्री में। आपकी गहरी विशेषज्ञता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, एआई के इस युग में आपका ये अनोखा और खास ज्ञान दुनिया में कहाँ अपनी छाप छोड़ेगा? मास्टर डिग्री करें या ना करें, ये सवाल है ना जो लाखों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में घूमता रहता है। अगर आपके मन में भी यही चल रहा है तो समझिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं और इसका कोई सीधा साधा जवाब भी नहीं होता। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
हम यहाँ आपको कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा सोचने का तरीका देंगे जिससे ये बड़ा फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कुछ नंबरों की बात करेंगे, कुछ जरूरी हिसाब किताब लगाएंगे। इसके बाद हम भारत और विदेश में करियर के अलग अलग रास्तों को देखेंगे, एमटेक, पीएचडी, एमबीए, और हाँ, आखिर में हम सिविल सर्विसेज की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर मास्टर डिग्री क्यों? इसकी असली वैल्यू क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने की रेस नहीं है। इसका असली मकसद, इसकी असली कीमत है उन स्किल्स को पाना जिनकी मार्केट में, इंडस्ट्री में सच में कमी है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, करियर में जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो वहां सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आती, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लोगों को संभालने की कला। आपको पता है, दुनिया के बड़े बड़े सीईओज भी कम्युनिकेशन कोच हायर करते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, स्किल्स का मतलब सिर्फ कोडिंग या टेक्नोलॉजी नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं उस एक सबसे ज़रूरी कैलकुलेशन की जो हर किसी को कोई भी कोर्स चुनने से पहले करनी चाहिए। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा टूल है जो इस इमोशनल फैसले को, मतलब मुझे ये कोर्स करना है वाली फीलिंग को जमीन पर लाता है, फाइनेंशियल रियलिटी से जोड़ता है। तो क्या है ये ब्रेक इवन पॉइंट? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो आपने अपनी पढ़ाई पर जितना भी पैसा लगाया, वो पैसा बढ़ी हुई सैलरी से वापस कमाने में आपको कितने साल लगेंगे। बस यही है ब्रेक इवन पॉइंट, एक सीधा साधा कॉस्ट बेनिफिट का हिसाब। और इसे कैलकुलेट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। स्टेप 1, अपनी सारी लागतें जोड़ लीजिए। इसमें सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि वो सैलरी भी शामिल है जो आप उस दौरान काम करके कमा सकते थे, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। स्टेप 2, अब देखिए कि नई नौकरी से आपकी सालाना बचत कितनी बढ़ जाएगी, मतलब नई सैलरी माइनस पुरानी सैलरी। और स्टेप 3, बस अपनी कुल लागत को इस सालाना बचत से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। भारत के किसी टॉप आईआईएम से एमबीए करने का ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? कोई अंदाजा? सोचिए, ये है करीब करीब 11 साल। जी हाँ, 11 साल। ये एक बहुत बहुत लंबा वक्त है। अब 11 साल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक दशक से भी ज्यादा के लिए एक फाइनेंशियल प्रेशर में रहेंगे। हो सकता है आपको एक ही नौकरी से बंद कर रहना पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि लोन की ईएमआई जाती रहे। और जरा सोचिए, अगर इस बीच मार्केट में कोई मंदी आ गई तो नौकरी बदलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये तो हुई पैसों की बात। अब चलिए भारत में मौजूद ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा, कई बार बहुत सारी नौकरियों के लिए आपकी बैचलर डिग्री ही काफी होती है। शर्त बस इतनी है कि आप में कॉमन सेंस हो और आप लगातार नया सीखने के लिए तैयार हों। तो भारत में एमटेक और पीएचडी का क्या सीन है? देखिए, एमटेक ज्यादातर 2 वजहों से लोग करते हैं। या तो उन्हें आगे जाकर पीएचडी करनी है, या फिर इंडियन जॉब मार्केट के लिए कोई नई स्किल सीखनी है। वहीं दूसरी तरफ पीएचडी का रास्ता आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बना सकता है या फिर हाई एंड रिसर्च की दुनिया में ले जा सकता है। और ये मत भूलिए, हमारे आईआईटीज और आईआईएससी में अब सच में वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो रही है। अच्छा, अब आते हैं ग्लोबल डिग्री पर, जो कि सच में एक जुए जैसा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल। चलिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन से शुरू करते हैं, अमेरिका से एमएस। अमेरिका में 1 साल के मास्टर प्रोग्राम का कुल खर्चा, मतलब ट्यूशन फीस, रहना, खाना, सब मिलाकर आराम से $80,000 तक पहुंच जाता है। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलना अब लगभग नामुमकिन है। तो ये सारा पैसा आपको या आपके परिवार को ही लगाना होगा। पर असली मुश्किल तो डिग्री के बाद शुरू होती है। वहां काम करने के लिए आपको चाहिए H1B वीजा। और अब जरा आंकड़े देखिए, लगभग 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं और वीजा मिलता है सिर्फ 80,000 को। मतलब सक्सेस रेट सिर्फ 10%। ये पढ़ाई नहीं, ये तो सीधी सीधी लॉटरी है और इसमें जीतने के चांस बहुत बहुत कम है। लेकिन अगर पीएचडी की बात करें तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिका आता है, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। यूरोप में देखिए, वहां पीएचडी अक्सर पूरी तरह से फंडेड होती है और सिर्फ 3 साल की होती है। और एशिया में भी कोरिया, जापान, सिंगापुर जैसी जगहों पर सेमीकंडक्टर जैसी फील्ड्स में जबरदस्त मौके हैं जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते। ओके, अब आते हैं एमबीए पर।
और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि एमबीए फ्रेशर्स के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एमबीए को बनाया ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए गया है। अगर आपको अमेरिका के किसी टॉप एमबीए प्रोग्राम में जाना है तो कम से कम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक शर्त है, नॉन नेगोशिएबल। इंटरव्यू में वो आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में नहीं, आपकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। बिना एक्सपीरियंस के उस डिग्री की कोई कीमत नहीं है। और खर्चा, जरा दिल थाम कर सुनिए। एक टॉप अमेरिकी एमबीए प्रोग्राम का कुल खर्च $2.5 लाख तक जा सकता है। जी, $250,000। ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, खासकर तब जब नौकरी की कोई गारंटी ना हो। अब जरा सबसे बुरे सिनेरियो की कल्पना कीजिए। आपके ऊपर अमेरिका का भारी भरकम लोन है, वहां नौकरी मिली नहीं और आपको इंडिया वापस आना पड़ गया। अब आप डॉलर में लिया हुआ कर्जा इंडियन सैलरी से चुका रहे हैं। सोचिए ये कितना मुश्किल होगा। चलिए अब अपने आखिरी रास्ते पर चलते हैं, सिविल सर्विसेज। एक ऐसा सपना जो स्टेबिलिटी और सरकारी नौकरी के आकर्षण की वजह से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पर इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसमें सफलता की गुंजाइश ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं 500 में से एक के सिलेक्ट होने की, 1 in 500। ये कंपटीशन का एक अलग ही लेवल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे अच्छी डिग्री वो नहीं है जिसके आगे कोई बड़ा ब्रांड नेम लगा हो। सबसे अच्छी डिग्री वो है जो आपके लिए सही हो, जो आपके सपनों, आपके लक्ष्यों और सबसे ज़रूरी आपकी फाइनेंशियल सच्चाई के साथ फिट बैठती हो। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आप सिस्टम से सिर्फ कुछ लेना चाहते हैं या इस सिस्टम में कुछ नया बनाना चाहते हैं? क्या मकसद सिर्फ एक सेफ नौकरी पाना है या फिर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना कोई योगदान देना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना। आजकल जॉब मार्केट में अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल हो गया है ना? पर सोचिए, अगर जॉब ढूंढना सिर्फ एक किस्मत का खेल न हो बल्कि एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रेटजी हो, एक मिशन हो, बस आज हम इसी मिशन की पूरी प्लानिंग करने वाले हैं। तो फिर चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक कामयाब जॉब सर्च में वो कौन सी एक सबसे जरूरी चीज है, मतलब वो बुनियाद जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ टिका होता है? इसी एक सवाल में पूरा का पूरा जवाब छिपा है। और जवाब है सिर्फ एक शब्द, स्किल्स। जी हाँ, स्किल्स। यही वो कह सकते हैं कि करेंसी है जो आज के जॉब मार्केट में चलती है। आपका रेज्यूमे हो, इंटरव्यू हो, अरे यहाँ तक कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं, सब के सब बस इसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सफ़र में 5 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले स्किल्स की नींव की बात करेंगे, फिर एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाए वो देखेंगे, उसके बाद सही कंपनी कैसे चुने, इंटरव्यू में कैसे फोड़ना है, और आखिर में एक लॉन्ग टर्म करियर वाली सोच कैसे डेवलप करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द फाउंडेशन, क्योंकि बात सीधी है, सब कुछ स्किल से ही शुरू होता है। देखिए, रिक्रूटर जो हैं वो मोटे तौर पर 3 तरह की स्किल्स ढूंढते हैं। एक, टेक्निकल स्किल्स, मतलब जो आपका मेन काम है। दूसरी, बिजनेस स्किल्स, यानी इंडस्ट्री की कितनी समझ है। और तीसरी, पीपल स्किल्स, मतलब टीम के साथ कैसे काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि इन सबका सुराग जॉब डिस्क्रिप्शन में ही छिपा होता है। और इसको समझने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है स्किल गैप एनालिसिस। इसे आप अपने करियर का जीपीएस समझ लीजिए। एकदम साफ साफ बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आपकी मंजिल यानी ड्रीम जॉब कहाँ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और इसको करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके डिस्क्रिप्शन से सारी जरूरी स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, उन्हें टेक्निकल, बिजनेस और पीपल कैटेगरी में डाल दीजिए। तीसरा, पूरी ईमानदारी से खुद को आंकिए कि आप कहाँ हैं। और चौथा, उस गैप को भरने के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान तैयार कीजिए। और अच्छी बात यह है कि स्किल्स बनाने के रास्ते आज सबके लिए खुले हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिक्रूटर को आपकी डिग्री से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आपको आता क्या है और आप उसे साबित कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो स्किल्स तो बन गई, पर अब सवाल ये है कि इन्हें दुनिया के सामने पेश कैसे किया जाए। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, द पिच, यानी एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना। यहाँ ना अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक जॉब मांगने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले की तरह सोचना है। मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि इस कंपनी को क्या चाहिए और मैं इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक रिक्रूटर एवरेज सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपका रेज्यूमे देखता है। ये एक तरह का एलिमिनेशन गेम है और निशाना पहले ही शॉट में लगना चाहिए। तो फिर इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? आंकड़े, नंबर्स। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ लिखा है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड डिजाइन किया। ठीक है, अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ देखिए, मैंने ऐसा कोड डिजाइन किया जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी 15% बढ़ गई। अब बताइए कौन सा ज्यादा दमदार है? यही तो गेम चेंजर है। हर बात को उसके असर के साथ, डेटा के साथ बताइए। चलो, मान लिया रेज्यूमे तैयार है, लेकिन इसे आंख बंद करके हर जगह भेज देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अब हम कैसे अप्लाई करें से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहाँ अप्लाई करें की, यानी अपना टारगेट समझदारी से चुनना। जिस भी सेक्टर में जाना है उसके एक्सपर्ट बनिए, इंडस्ट्री की खबरें पढ़िए, कौन क्या कर रहा है समझिए, और हाँ, एक सीक्रेट टिप देता हूँ, कंपनी की एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़िए। ये वो काम है जो 99% लोग नहीं करते, और यही वो चीज़ है जो आपको उस 1% में ले आएगी। और हाँ, जब कंपनी चुन रहे हो तो सिर्फ सैलरी का नंबर देखकर एक्साइटेड मत होइए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ज्यादा सैलरी वाली जॉब में अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है, नौकरी जाने का खतरा भी ज्यादा होता है। मतलब हर चीज की एक कीमत होती है ना? इसीलिए समझदार लोग सिर्फ सैलरी पर नहीं, बल्कि टोटल कॉम्पेंसेशन पैकेज पर ध्यान देते हैं। इसमें सैलरी के अलावा बोनस, हेल्थ बेनिफिट्स और वो सारी छोटी बड़ी चीजें शामिल होती हैं जो असल में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती हैं। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में। स्किल्स तैयार हैं, रेज्यूमे जा चुका है और इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है। अब है फाइनल राउंड, द क्लोज, मतलब इंटरव्यू में कैसे कमाल करना है। इंटरव्यू में खासकर बिहेवियरल सवालों का जवाब देने का एक जबरदस्त फॉर्मूला है स्टार मेथड। ये अपनी बात को एक कहानी की तरह बताने का बेस्ट तरीका है। S यानी सिचुएशन बताइए, T यानी आपका टास्क क्या था, A आपने क्या एक्शन लिया, और R यानी उसका रिजल्ट क्या निकला। और हाँ, रिजल्ट हमेशा नंबर्स के साथ। यहाँ एक और काम की बात बताता हूँ, टेक्निकल सवालों में कोई गुंजाइश नहीं होती, आपको जवाब आना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक बिजनेस और पीपल स्किल्स की बात है, कंपनियां थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर कोई 70% भी फिट बैठ रहा है तो वो उसे बाकी चीजें सिखाने को तैयार रहती हैं। और इंटरव्यू से पहले अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ क्या हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका काम क्या है, उनसे पूछने के लिए कुछ अच्छे सवाल तैयार कीजिए। और हाँ, इंटरव्यू के बाद एक छोटा सा थैंक यू नोट ज़रूर भेजिए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बाकियों से अलग खड़ा करती हैं। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी बात की है ना, वो सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये सिर्फ एक नौकरी पाने के टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने की सोच के बारे में है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल का ही उदाहरण लेते हैं। सोचिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी, फिर सीईओ का पद, इसके बावजूद वो लगातार नई स्किल सीख रहे थे। बात बिल्कुल साफ है, सीखना कभी बंद नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊंचे पद पर हैं। और इसी एक सोच के साथ हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिए, करियर कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये दशकों तक चलने वाला एक मैराथन है। यहाँ मकसद कुछ पल के लिए चमकना नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार अपनी रोशनी बनाए रखना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगली नौकरी कौन सी मिलेगी, असली सवाल ये है कि इस लंबे सफर को तय कैसे करना।